बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह ये आज हमारा जो ये टॉपिक था कल का, मेंटल पैटर्न्स के हवाले से गुफ्तगूएं, ये हमने अब कंप्लीट कर लिए। अब अगले 3 हफ्ते में अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ एक ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम और इंटरकनेक्टेडनेस इन टॉपिक्स की वो शेयर कर दें ताकि ये हर वक्त जहन में रहे। इस तरह से ये मुझे आसिफ साहब ने पिछले दिनों सजेस्ट किया था, पहले भी एक साहब ने 2-3 लोगों ने कहा था कि एक दफ़ा पूरे का एक तारुफ आ जाए ताकि वो जहन में रहे। आई थिंक दैट विल हेल्प, अल्लाह ने चाहा तो। जी, तो आज हमारे पास क्या एजेंडा है जी? क्वेश्चन आंसर्स जो 90 ए है, राइट, आई थिंक उसके हवाले से अगर किसी के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल जी। जी आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान जी। हम्म, अच्छा, एक तो हम ये टॉपिक क्योंकि बहुत तफसील के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी इसकी चेकलिस्ट भी आ गई है, तो इससे ये है कि हमारे पास वो इन अ नटशेल सब कुछ मौजूद है जिसको हमने एक्सरसाइज करना है। इंशाल्लाह। मैंने इसके लिए अपने अपने इस्तेमाल के लिए एक टेम्पलेट बनाया है जो भी गाइडेंस आपने हमें दी है। ठीक है जी। वो टेम्पलेट मैं आपसे शेयर करता हूँ, मे बी कि उसमें अगर कुछ कमी है तो उसकी आप निशानदेही कर दें। ठीक है जी। इस टेम्पलेट को बयान करने से पहले किसी भी कॉन्वर्सेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने कुछ लिस्ट किए हैं जो हमारे जहन में रहें जब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और उसके दरमियान भी, और जब हम उसको खत्म करते हैं। राइट। तो वो ऑब्जेक्टिव मैंने जो नोट किए हैं वो ये हैं कि सेटिंग द टोन, यानी अपनी कॉन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव टोन के साथ हम स्टार्ट करें। मेंटेनिंग द ओपननेस एंड लर्निंग स्पिरिट थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन, जो है वो ओपननेस और लर्निंग स्पिरिट जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करें। ठीक। नेक्स्ट है जी, आस्किंग इफ यू आर कॉट अप इन बायसेस और जजमेंट, यानी अगर हम मुझे लगता है कि मैं बायसेस और जजमेंट्स का शिकार हो जाता हूं किसी कॉन्वर्सेशन में, तो मैं पार्टिसिपेंट से ये कहूं कि जब भी आपको ये लगे कि मैं कोई बायसेस या जजमेंट्स डिस्प्ले कर रहा हूं तो आप उसकी निशानदेही कीजिए। नेक्स्ट है कि जो हमारे पार्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं उसको एक्नॉलेज कर लें, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव्स हैं उनके से जुड़े जो साउंड आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी हम एक्नॉलेज करें थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन। ठीक है जी। और हमारी ये कॉन्वर्सेशन, हर कॉन्वर्सेशन जो है वो एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग रहे हमारे लिए भी और दूसरे के लिए भी। जब हम ओपननेस शो करेंगे तो बाकी जो है उनको एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी रिव्यू करें अपने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, अपने पर्सपेक्टिव्स के ऊपर एंड सो ऑन। बिल्कुल ठीक। ये आपने इससे पहला वाला पॉइंट क्या बताया था, जो पॉजिटिव रोल मॉडलिंग से पहला, ओपननेस का, कीपिंग माई सेल्फ जी ओपन। ओके जी। अच्छा, मैं टेम्पलेट को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कि स्टार्ट कैसे करना है, दूसरा इन बिटवीन जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी, जो पार्टिसिपेंट्स की कॉन्वर्सेशन होगी, जो हम वी टेक टर्न्स, और जो उसको एंडिंग पार्ट है। ठीक है जी। तो स्टार्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कॉन्वर्सेशन कितनी फॉर्मल है या कैजुअल है, लेकिन एक इस तरह की डेक्लरेशन जरूर हो पॉजिटिव टोन को सेट करने के लिए कि हम एंगेज हो रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में,
इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए और इसमें मैं ओपन हूँगा टू लिसन टू यू, टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव्स, और अगर मुझे अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी, मैं उससे हेजिटेंट नहीं हूँगा। मतलब इस तरह की टोन के साथ जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक अपने लिए भी ये याद दहानी होगी और दूसरे को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम उस कॉन्वर्सेशन में जो एंगेज हो रहे हैं वो इसको विन करने के लिए नहीं हो रहे। राइट। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है जिसमें कॉन्वर्सेशन एक्चुअली विल बी टेकिंग प्लेस, ड्यूरिंग द उसमें हम जी ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन तो हम दूसरे पार्टिसिपेंट को मौका दें कि वो पहले अपना नुक्ता नजर अगर पेश करना चाहे तो वो करे, अगर वो इसमें कंफर्टेबल है। लेकिन हम जरूर उसको इनवाइट करें कि वो अपनी बात पहले कर ले और इसमें अगर वो कंफर्टेबल है, और अगर वो आपकी बात पहले सुनना चाहता है तो फिर ये उसकी चॉइस है। अच्छा, उसमें जो आपने हमें चीजें बताई कि हम उसमें फैक्ट्स, assumptions, रीजनिंग, बिलीव्स और कंक्लूजन्स, ये इसी तरतीब के साथ हम अपने पार्टिसिपेंट से भी जानना चाहें ये चीजें, और खुद भी मोर और लेस इसी तरतीब को बरकरार रखते हुए, ताकि हम अपने कंक्लूजन्स की बौछार ना करें बल्कि फैक्ट्स से चलते हुए अपनी असम्पशंस और अपनी रीजनिंग और अपने जो रिलेटेड बिलीफ्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए एक कंक्लूजन जो है वो बयान करें। ठीक है जी। और पुराने टॉपिक्स को देखते हुए मुझे वो याद आ गया कि असम्पशंस जो थी वो आपने हमें बताया था कि कॉजल असम्पशंस होती हैं, प्रिस्क्रिप्टिव असम्पशंस होती हैं, पैराडायमेट्रिक असम्पशंस होती हैं। तो वो यहाँ पे बहुत पर्टिनेंट हैं, क्योंकि अगर दोनों पार्टिसिपेंट डिफरेंट पैराडाइम्स पे बात कर रहे होंगे तो वो यानी बातचीत को ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ रही होगी। राइट। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ये इन्हीं चीजों पे हम अपनी टर्न्स ले रहे होंगे, यानी फैक्ट्स, असम्पशंस, रीजनिंग, बिलीव्स और कंक्लूजन। और इसके बाद जब ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है तो एक तो ये हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन एक अच्छे नोट पे खत्म हो गई, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो हम ये एक्नॉलेज करें कि कॉन्वर्सेशन जो है वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से और एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ी है, और एक दूसरे के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो सब्सटेंस है, उसको रिव्यू करने के ऊपर बात कर ली जाए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दूसरे से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्टली उससे ये कहूँ कि आपकी कुछ बातें ऐसी थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थे कि जिनमें बहुत वजन है, अगरचे मैं पूरी तरह से एग्री नहीं कर रहा, लेकिन मे बी कि इसको अप्रिशिएट करने में मुझे कुछ वक्त लगे, एंड आई विल बी डूइंग दैट। और इस नोट के ऊपर जो है वो इसको खत्म किया जा सकता है, ताकि अगर हम री एंगेज हों उसी टॉपिक के ऊपर उस कॉन्वर्सेशन को रिज्यूम करने के लिए, तो ये एक क्लियर मैसेज हो और सिंसियर मैसेज हो कि हमने रिस्पेक्टफुली उसको समझने की कोशिश की है, उसको रिकंसिडर करने की कोशिश की है, और भले बाद में वो एग्रीमेंट पे हम फिर ना पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हमने अपना पार्ट उसमें जो है वो प्ले किया होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये जरूर शेयर करें जी। जी मैं इसको दोहरा देता हूँ कि एक तो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट कर लें पहले जी। कि थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और उसका स्टार्टिंग पार्ट, मिडिल पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट जो है वो इस तरह से। तो मैं ये शेयर कर लूंगा, ये मैंने अपने लिए बनाए हैं, कोई भी इसको यूटिलाइज करके इसको कस्टमाइज कर सकता है जैसे जिसको सूट करे।
और जो कुछ भी आपने हमें बताया इसमें इंक्वायरी, एडवोकेसी, और हमने बहुत डिटेल के साथ किया, वो सारी चीजें अपनी जगह होंगी, लेकिन एक ब्रीफ सा टेम्पलेट हमारे सामने होगा कि हमने इस तरह से बिल्कुल ठीक, प्रोसीड करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा है जी, थैंक यू, थैंक यू। और ये जो लाइए आ, सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि जी। ये जो चीज़ें इस तरह से शेयर होती हैं, इनको इनको बड़ी अहमियत दें जी, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच ऐड वैल्यू टू वट एवर वी आर डूइंग इंशाल्लाह। और इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग भी सोचते रहा करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच जी आसिफ साहब जी। वही साहब, मैं एक और बात करना चाह रहा था, अगर टाइम है तो। जी जी बिल्कुल, फाइन। ये अ, अली, अभी कोई और तो नहीं है ना? जी नहीं, प्लीज गो अहेड। बस सही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम आम तौर पे हम सब लोग ही इस चीज पे ट्यून्ड नहीं हैं कि जब कोई सवाल किया जाए तो उसको सवाल के तौर पे हम लें। हम्म हम आमतौर पे डिफेंसिव हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रपोजल दिया है, सॉरी, मैंने अगर कोई प्रपोजल दिया है और कोई पूछता है कि अम, इस प्रपोजल की फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, तो फौरी तौर पे हम ये सोच रहे होते हैं कि इसको चैलेंज कर दिया गया है और अब मुझे लामुहाला इसको डिफेंड ही करना है और समहाउ इसको परस्यू करना है, आगे लेके चलना है। जबकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं और अ, हमें अपने आप को ट्यून करने की जरूरत है कि हर सवाल जो है वो चैलेंज नहीं होता। राइट। मतलब क्या आप भी इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे जिस वक्त ये व्हेन यू आर प्रपोजिंग, और मैं खुद गुजरता भी हूँ और मैं खुद इसका शिकार भी रहा हूँ जी, वेरी ऑनेस्टली। यानी जी, ये मैं जो दोनों तौर बात, पे पूछूं। मैं इसका शिकार भी रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ माई कंसर्न नाउ। इनिशियली इसका एहसास ही नहीं था, लेकिन अब तो इसका कंसर्न असल में इसी का ही है कि जिधर मैं इस चीज़ में मुलव्वस हो जाता हूँ कि अगर मेरा एक प्रपोजल है दायरे के, उस पर कोई आदमी समझने के लिए भी सवाल करता है, कमेंट करता है, या एक अल्टरनेटिव व्यू भी देता है, तो आई डोंट नीड टू डिफेंड। इनफैक्ट दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न। जब हम लोगों से इत्तेफाक कर रहे होते हैं तो देयर इज हार्डली एन अपॉर्चुनिटी। हम तो असल में एक ही बात करते जा रहे हैं ना। यूँ समझ लें कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाली सिचुएशन बन गई है। लेकिन जब इख्तलाफ हो रहा है तो उधर अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है सीखने की भी और डेवलप करने की भी और अपनी बात को डेवलप करने की भी। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। क्योंकि हम कॉन्वर्सेशंस का टॉपिक कर रहे थे ना, तो हमारी कॉन्वर्सेशंस में भी सवाल आएंगे। कुछ हम कर रहे होंगे, कुछ सवाल हमसे किए जाएंगे। तो उन सवालों को भी में भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सवाल ऐसा ना हो कि दूसरे को चैलेंज लगे, हम्म और दूसरे के जो सवालात हैं, न्यूट्रल सवालात भी या मे बी टफ क्वेश्चंस भी, उनको भी हम चैलेंज के तौर पे ना लें। ट्रू। ये बल्कि इनफैक्ट इसमें दो एस्पेक्ट हैं जी। एक एस्पेक्ट तो ये है कि हम क्या करें व्हेन वी आर एट द रिसीविंग एंड, जब सवाल हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है। और एक वो एस्पेक्ट है जब हम सवाल करने वाले हैं तो फिर हमें क्या करना है। ये जो एस्पेक्ट है कि सवाल करने वाले हैं तो हमें क्या करना है, ये तो आगे हम लेकर आएंगे जी। हाउ टू फ्रेम आवर क्वेश्चंस, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि मैंने क्या करना है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो शामिल किया था हमने बिल्कुल शुरू में जब हमने कॉन्वर्सेशंस का टॉपिक किया था उसमें। और एक यहाँ पर है जी, अपने मेंटल पैटर्न्स, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है, ये देखिए, ये जो अभी आपने बात फरमाई है कि वी बिकम डिफेंसिव, बेसिकली कुछ मेंटल पैटर्न्स हैं जो कि हमको ट्रिगर कर रहे हैं कि ओहो ये तो चैलेंज हो गया, ठीक है, वी आर नॉट रिलैक्सड एनी मोर उन मेंटल पैटर्न्स की वजह से। ये जिसको अली ने कल फरमाया था ना जी कि वो अनकॉन्शियस, मैं उसको कह रहा हूँ कि ये बेसिकली हमारे लर्नड पैटर्न्स हैं जो हमारे अंदर कुछ बिलीव्स क्रिएट कर देते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो इसका ये मतलब है।
तो इनसे ऊपर उठना है इंशाल्लाह, और यही इंसान की डेवलपमेंट का बायस बन जाते हैं। जिस वक्त आप ये उठने का काम करते हैं तो वो, और ये जो डेवलपमेंट है जिस तरह से आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन में नमूदार हो रही होती हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम ऐसा है कि जिसमें मुख्तलिफ सूरतों में नमूदार होने वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर ओवरऑल इम्पैक्ट करने लग पड़ती हैं। हाउ आर वी व्यूइंग लाइफ, इससे इस पूरे समझ लीजिए कि पूरे पैकेज पर असर पड़ना शुरू हो जाता है उसके नतीजे में। जी, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर मेरी प्रपोज़ल के ऊपर कुछ सवालात उठाए हैं पार्टिसिपेंट्स ने, तो ये ऐन मुमकिन है कि उन सवालात के नतीजे में कुछ पहलू जो ओवरलुक हो गए थे, उनको मैं राइट। कैटर फॉर कर लूँ टाइमली, बजाए इसके कि वो प्रोजेक्ट एक डिज़ास्टर बन जाए बाद में, क्योंकि कुछ पहलुओं पे किसी की नज़र नहीं गई थी, मेरी नहीं गई थी और किसी और ने भी उसकी निशानदेही नहीं की। बिल्कुल, बिल्कुल, क्वाइट राइट। बहुत अच्छा है जी, जी। और इसमें थैंक जो यू। ड्यूरिंग की हवाले से बात है, उसमें ये भी ज़रूर लिखें, ये जो ड्यूरिंग में जो है ना जी, मेरे ख्याल में इसमें एक एस्पेक्ट ये होना चाहिए दैट वी आर रिफ्लेक्टिव ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन। वो जो उसने लिखा है, यही माइकल, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इसी की, उस बंदे का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, बड़ा मशहूर आदमी है वो, जिसने वो किताब लिखी है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के ऊपर, कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी आप एक्शन ओरिएंटेड जब होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं एज अ मैनेजर, एज अ टीचर, तो यू आर ऑलवेज इन द रिफ्लेक्टिव मोड। तो ये कॉन्वर्सेशन में भी जो ड्यूरिंग का एस्पेक्ट है, इसमें ये ज़रूर शामिल होना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड मी, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, उसको नोट, चाहे एक एक वर्ड में नोट करें कि इस वक्त एंग्जाइटी का शिकार हो गया हूँ मैं, इस वक्त मुझे आई फेल्ट चैलेंज्ड, और वो आपके मेंटल पैटर्न्स को लेके आएगी सामने। जी, वो जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ्स का टॉपिक था ना, उसमें ऑब्जर्वर सेल्फ को जी जी, हमें पूरी तरह एक्टिवेट करने की एक्टिवेट ज़रूरत रखना है, होगी। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल सी चीज मोहित साहब व्हिच कीप्स कमिंग अप, एक तो वो ये कि जो कोर है इस पूरे प्रोसेस की, वो असल में लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपनी राइट, सोच की तब्दीली है। राइट, राइट। और अप अगर अप्रोच सोच की भी, तब्दील कर लें, एटीट्यूड, हाँ, अप्रोच, सोच, एटीट्यूड, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। नेचुरली रिफ्लेक्ट होता है फिर। तो वो जो लिस्ट है, उसको अगर पढ़ते चले जाएं तो लगता है कि हाँ, ऐसे ही तो होगा, हुँ, फिर यही तो करूँगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा और होना ये कि चाहिए। जो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, और ये जो अभी आसिफ ने एक्सरसाइज की है, आई थिंक शायद हम सबको अपनी हद तक ये करना चाहिए कि जो कुछ भी अभी तक हम सीख रहे हैं उसको हम अपने खुद रीइंटरप्रेट करें। राइट, राइट, दैट इज़ ये वेरी इन इटसेल्फ इम्पोर्टेंट। आई थिंक इज अ ब्रिलियंट लर्निंग एक्सरसाइज है, और जो आसिफ की कमांड है वो ऑब्वियसली नजर आना शुरू हो गई है, और मैं थोड़ा इंटिमिडेट भी माशाल्लाह। हो रहा हूँ कि शायद मुझे भी कर लेनी चाहिए ये एक्सरसाइज। बिल्कुल, बिल्कुल, इट्स सच अ बिल्कुल। वंडरफुल थिंग टू सी। थैंक यू आसिफ, मैं इट्स इंस्पायरिंग। वाकई माशाल्लाह जी। और ये दिस इज़ वेयर लर्निंग एक्चुअली हैपन्स, वेयर यू मेक इट योर ओन। उसको, जो मैं ये अभी हम, ये जो कुरान स्टडी ग्रुप में, उसके बारे में तो तकरीबन फैसला ही कर दिया जी। अब मैं वेंसडे तक ही इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद तो ट्यूसडे तक, then we'll decide. We have 11 votes in favor of suspending the class and 10 in favor of continuing as usual. Uh, जो भी होगा, मेजॉरिटी की राय अब कह दी है तो अब वही करेंगे, फॉलो करेंगे। बट द थिंग इज़ कि उसमें जो कुछ स्टेप्स हैं, यानी हमने मैसेज डिटर्मिन कर लिया है, हमने समरी बनानी है, समरी अपने अल्फाज में बनानी है। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं, ज़ाहिर है कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इसमें भी जब आप समराइज़ करते हैं अपने अल्फाज, उसको अपना बना लेते हैं, किसी भी चीज़ को एक माइंड मैप, मेंटल मैप बनाना, अगर अगर आप में से किसी को शौक है तो मेंटल मैप बना लेते हैं उसका, कि ये किस तरह से करें। अच्छा, वो मेंटल मैप आपका, मेरा, फरिया का, आसिफ साहब का, ये हो सकता है सबका डिफरेंट हो, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपने बना लिया। ये जिस तरह से मैंने कुछ प्रेजेंट की भी थी, वो मेंटल मैप का वो होता है ना, अच्छे अच्छे मेंटल मैप्स जो हैं, जब आप बनाना शुरू कर देते हैं,
यानी पूरी किताब को एक पेज पर कॉन्सेप्चुअली प्रेजेंट कर दें। तो ये अब आपकी बात है, ठीक है जी। पूरा जो नुक्ता नज़र इन आयात में बयान हुआ है उसको एक मेंटल मैप बना लें कि ये बात थी, इधर से ये कनेक्ट हो रही है, ये किस तरह से इस तरफ जा रही है, क्योंकि ये बात की प्रोग्रेस समझ में आनी शुरू हो जाएगी आपको बड़ी अच्छी तरह से। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जी। आई थिंक दिस इज़, ये जो आपने फरमाया है कि बिल्कुल ठीक है, यही हम सबको करना चाहिए, अपना बना लें उसे, अपनी प्रेजेंटेशन करें उस पर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस्तेमाल दे, तौफीक दे कि हम ये एफर्ट करें आमीन आमीन। इंशाल्लाह। अपने टाइम पे जाहिर है कि ये ज़िंदगी में इस पे कोई ज़िद नहीं है कि ये चूंकि अब पढ़ लिया, इस वक्त हमने ये कर लिया तो अब लाजमन सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, नहीं। जब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए उस वक्त उसको पहले अपना बनाएं, सो दैट यू हैव दैट कन्विक्शन एज वेल। ये एक बात है जो समझ में आती है जी। फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। फरिया, सर। वालेकुम अस्सलाम। आपसे तो मैंने आज नोट किया था जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि आपने ट्राई किया, जी क्योंकि आपके सवालात बड़े इम्पोर्टेंट थे। सर, क्या नोट करना था मैंने? सॉरी, मुझे सर नहीं याद आ रहा। आपने ये फरमाया था कि ये जो कुछ हम ये देख रहे हैं इन कॉन्वर्सेशन में, ये कुछ आइडियलिस्टिक लगती हैं बातें कि ऐसा है, और मैंने ये कहा था जी कि सर, आप मुझे इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ट्राई टू डू इट एंड लेट्स सी, फिर देखें किधर रुकावटें आती हैं। सर, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आगे से बहुत एक डिफेंसिव सा अप्रोच आता है, उसी के बारे में आपसे मैंने बात करनी थी कि इज देयर अ वे ऑफ फॉर्मिंग योर क्वेश्चन कि दूसरा बंदा जो है वो फौरन डिफेंसिव पे ना चला जाए। हाँ, ये दिस इज अ वेरी इसकी इंपॉर्टेंट भी थिंग। कोई मसलन आपने क्या सवाल करना है फॉर इंस्टेंस? सर, एक लाइक हमारी फैमिली के अंदर एक दो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सूफीज्म की तरफ इंक्लाइंड है, और मैंने बहुत आराम से बैठ के उनकी सारी बात भी सुनी है, समझने की भी कोशिश की है। मैंने उनको फिर पोलाइटली ये भी कहा कि इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं बहुत 2+2 4 किस्म की इंसान हूँ, मुझे लॉजिक में ज्यादा बात समझ आती है। तो अगर मैंने उनसे पूछा है कि आप मुझे एक्सप्लेन करें कि ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप ये बताते हैं, इसके पीछे आप क्या क्या सोचते हैं कि ये आवाजें जो आती हैं ये किसकी आती हैं, क्या तो फौरन डिफेंसिव पे चले जाते हैं। सो मुझे इज देयर अ वे ऑफ लाइक फॉर्मिंग अ क्वेश्चन कि अगला बंदा जो है वो डिफेंसिव पे ना जाए? आपने जो क्योंकि मैंने सवाल सर किया, बहुत समझने की कोशिश की, मुझे वो नहीं समझ आती वो जो का, एक तो और ये उनके वो समझ, एक्सपीरियंसेस हैं। राइट, आई टोटली एग्री विद दैट। असल में ज़िंदगी में जो चीज़ें समझाने की है ना जी, मेरी भी एक ज़माने में ये राय रही थी कि एक आदमी को उसके एक आदमी का एक्सपीरियंस है अगर, तो उसको रैशनैलिटी किस तरह अपील करेगी। ये एक सीरियस इशू था, यानी आई यूज टू थिंक अबाउट इट कि अब मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ऐसे होता है, तो हाउ विल एनीबडीज लॉजिक अपील टू मी? ये मसला है ना जी। यानी आपने एक चीज को देख लिया, मैं खुदा को समझता हूँ थ्रू एज यू सेड 2+2 4, ठीक है जी। और एक ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे सिंबल्स हैं, 2 भी सिंबल है, प्लस भी सिंबल है, इज इक्वल टू भी सिंबल है, 4 भी सिंबल है। सवाल ये है कि एक आदमी ने कहा है कि मैंने देख लिया है, मेरे लिए रियलिटी मुबरहन हो गई है, सामने दिख गई है मुझे, ये कह रहा है वो। असल में जो चीज़ समझाने की है उसको, वो ये है कि ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस भी मेरी इंटरप्रिटेशन ही होती है, और वो इसको अगर समझने को तैयार नहीं है, अगर इसको समझने को तैयार नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता जी। बट वॉट वी कैन डू, आई थिंक योर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड डिलिबरेट अ लॉट ऑन दैट कि हम किस तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। यानी ये बात मिसाल के तौर पर कि इंटरेस्टिंग है ये बात कि एक आदमी का ये एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कुरान मजीद को किस जगह पे प्लेस कर रहा है इस वक्त, वो किस तरफ से देख रहा है, ये सारा एक्सपीरियंस इसमें कुरान किधर है, हाउ आर वी लुकिंग सर एट वो इट? उसकी कोई वो निकाल लेते हैं कोई इंटरप्रिटेशन, नहीं, फिर वो वो निकाल तो लेते हैं, यानी उनके ऊपर हम अभी एट द फर्स्ट लेवल सिर्फ सुनते हैं, उनको समझते हैं। अगर अगर ये ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बनाना है,
ठीक है ना, यानी ये जो नहीं सर, बात है। मेरा तो आ जाता है क्या, ये लेट्स एग्री टू डिसएग्री, मैं तो यहाँ पे आ जाती हूँ। ओके, मैंने बहुत समझने की कोशिश की है, मुझे नहीं समझ आती। So, फिर इसी पे करें कि अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें कि अगर मेरी बात गलत है तो अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं ठीक कर लूँ, और जी अगर सर, ये आप डर ठीक। एक बहुत रहता है जी, सर, एक ये डर बहुत रहता है, क्योंकि मुझे होता है कि अब वो उनका होगा कोई अल्लाह मियाँ के साथ मामला जो मुझे एटलीस्ट कुरान के थ्रू तो नहीं समझ आता। बस आपको नहीं समझ में आता तो फिर मैंने इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के ज़रिए से, मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सपीरियंस मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस हुआ होगा उनका, ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन क्यों नहीं रखता? इसलिए कि एक्सपीरियंस एक पर्सनल चीज़ होती है, उसको आप दूसरे को दे नहीं सकते। एक आदमी को एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे तो बात समझाई जाएगी तो समझ में आएगी, यानी जब एक बात को एक्सप्लेन किया जाएगा तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर सवाल भी कर सकता हूँ, उसको समझने की भी कोशिश कर सकता हूँ। बट हाउ कैन आई मेक योर एक्सपीरियंस माइंड? आई मीन, वो जो जिसको कहते हैं ना क्वालिया, जिसको एक दफा मैंने बयान किया था, एक्सपीरियंसेस आर इन अ वे दे आर सब्जेक्टिव टू अस। मैंने एक एक्सपीरियंस को असल में क्या किया है, वो इवेंट को मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसमें से कुछ चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। यानी मैंने वो आवाज तो सुनी है, लेकिन इसको डिटर्मिन नहीं कर सकता मैं कि वो आवाज किधर से आई है और कहाँ, वो किसकी आवाज है। कोई आदमी, कोई आवाज देने वाला मुझसे अगर सच या झूठ बोल रहा है, तो एक्सपीरियंस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ कि कहीं गलती ना हो जाए। उसकी बेसिस पर ये फियर नहीं पैदा होना चाहिए। जो चीज़ पैदा होनी चाहिए वो ये कि मैं क्या ठीक अप्रोच कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है और बार बार कुरान मजीद दिलाता है वो ये है कि तुम्हें जो बात समझ में आई है तुम्हें वो माननी चाहिए। बार बार ये ठीक है। दिलाई है। ये नहीं कह रहा कि जो तुम्हारा तजर्बा है उसके मुताबिक बिलीफ बना लो। यानी तजर्बा अगर देखें तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जो लोग डेटीज को बनाते हैं, पूजते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, उनके आगे कुर्बानियां पेश करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि काम हो जाते हैं। ये जो सुपरस्टिशंस बनते हैं, मसलन काली बिल्ली रास्ता काट गई, वो कोई एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो हुआ ही नहीं, ऐसे ही हमने अपने तौर पे बना लिया। अच्छा, वो जब एक आदमी ये इसको मानता है तो उसके साथ मजीद एक्सपीरियंस होते भी हैं। होता है क्या है, यानी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, वो नोटिस में आ जाते हैं उस वक्त। ओह, ये देखा काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, तो ये एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस इज, यानी आप यूं समझ लें, देयर इज नो चांस ऑफ एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस बीइंग इंटरप्रेटेड बाय यू अदर देन थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। हमने वो एब्स्ट्रैक्टिंग का टॉपिक पढ़ा था ना, हम अपनी जिंदगी के इवेंट्स में से एब्स्ट्रैक्ट करके अपने एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। वही मैं जब बात करता हूँ जी कि सर। तीन बच्चे एक ही घर में पले बड़े होते हैं, वो क्यों डिफरेंट होते हैं? इसलिए क्योंकि घर का माहौल नहीं असर डालता जिंदगी पे, उस जहन की, तीन बच्चों के अजहान की परसेप्शंस हैं जो उनकी जिंदगी बना रही होती हैं। तो हमारी कोशिश जो है, जब जितनी मैं बात करता हूं पेरेंटिंग के ऊपर, वो ये नहीं करता हूं कि इसके नतीजे में सारे बच्चे आपके इस तरह के हो जाएंगे, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या होगा हमारे लिए, वो हम वो चांसेस कम कर रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट मिले कि जिसमें रिटेलिएशन का, रिबेलियन का, कंप्लायंस का, ये वाले प्रॉब्लम्स पैदा होने के चांसेस हों। बस ये, या फिर भी इसकी गारंटी दी जा सकती है कि बच्चा अच्छा हो जाएगा? नहीं दी जा सकती। इसलिए कि वो गारंटी अगर दी जा सकती होती तो हजरत नूह ऐसा सिस्टम बना देते कि जो इनफॉलेबल होता। एक्सपीरियंस इज अ वेरी डेंजरस थिंग समटाइम्स टू ड्रॉ, यू नो, वो जो उसने कहा है, आइंस्टाइन कंक्लूजन्स ने कहा है ना, फ्रॉम। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा ना कि हमको अपने एक्सपेरिमेंट्स में से वो मिलता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। जी सही है, बिल्कुल सही। और सर एक और छोटी सी बात, आ, आप ही से इन सेशन से हेल्प हुई तो ये होता है कि अगर जैसे मैं अपने हस्बैंड से कोई सवाल पूछ रही हूँ, अभी मेरा आधा सवाल भी नहीं हुआ था, तो वो मुझे बीच में इंटरप्ट करके उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो मैं फौरन मैं भी इंटरप्ट करके कहती थी, अच्छा पहले मेरा सवाल तो सुन लें। लेकिन अब मैं चुप करके बैठी रहती हूँ, पूरा सुनती रहती हूँ, जब वो सब कह लेते हैं तो उसके बाद में कहती हूँ कि अच्छा ये मैंने सुन लिया, अच्छा अब आप मेरा सवाल सुन लें। तो उनको लगता है मैं ये तंज कर रही हूँ सर। राइट।
राइट। नहीं इसका वो उसमें बजाय इसके कि हम ये अगर लगता है तो उनको एक तो आप वैसे ही बताएं कि ये तंज नहीं है, और ये लगता है तो इसलिए लगता है कि बिकॉज पास्ट में तंज हो चुका है उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनकी इंटरप्रिटेशन में। तो अब अगर आप कंसिस्टेंटली उसको अवॉइड करेंगी तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने जो जवाब दिया है वो वाकई आपके सवाल का है तो फिर ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर नहीं है तो आप ये बात का आगाज ऐसे कर सकती हैं कि मेरा इस सवाल कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, यू नो, बस ठीक सिंपली है सर, आई वाज ठीक है। आस्किंग अबाउट अ डिफरेंट थिंग और आई हैड अ डिफरेंट थिंग इन माइंड, तो उसकी उसके कभी ऊपर भी कभी हम। उनके जवाब में मुझे जवाब मिल जाता है, लेकिन राइट काफी दफा ये होता है मैं सवाल कोई और ही कर रही होती हूँ। तो अच्छा, फिर आई विल रीफ्रेज माय माय राइट, वर्ड्स। ठीक है। थैंक यू बिल्कुल, सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी जो अभी इन्होंने फरमाई है। यानी ज़िंदगी में ये जो हमारी अब एक एक्सपीरियंसेस हो चुके हुए हैं कुछ, उनकी वजह से हमारे ये मेंटल पैटर्न्स बन गए हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर अगर एक हस्बैंड का ये एक्सपीरियंस हो गया, मिसाल के तौर पर, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वाज द केस हियर, दैट इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू, you know, to complete your statements, and he doesn't have that time. It can be either way. The problem might not be yours, the problem might be the other person who has very limited time to listen. तो दोनों ही सूरतों में अगर ये माजी में हो चुका हुआ है तो ये ऐसा लगता है कि ये हमने पता चल गया हमें कि बंदा कैसा है, और अब हम उसी को लेके चल रहे होते हैं। जो चीज़ प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे जहनी खाके तो वही बन जाती हैं, लेकिन इंसान आगे बढ़ चुका होता है और हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो जो आगे बढ़ने का अमल है वो अंदर से हो रहा होता है, वो चेंज हो चुका होता है, और हम उसी के साथ मामला कर रहे होते हैं। एंड इट गोज़ फॉर यू एज वेल एज फॉर द अदर पर्सन। यानी जो कुछ आपने समझा हुआ है वहाँ पर भी जो अंदर से तब्दीलियाँ आएंगी वो आपके नोटिस में नहीं आएंगी जब तक कि आपके जी सर। एक्सपीरियंसेस कंसिस्टेंटली होते नहीं रहेंगे। तो ज़िंदगी को एक और जो मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पॉर्टेंटली हमें एक एटीट्यूड बनाना चाहिए, वो ज़िंदगी को एक ऐसा ना समझें कि मैं ये ज़िंदगी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस वो है और एक मैं आज करने लगी हूँ। अप्रोच लाइफ एज एन एक्सपेरिमेंट एट ऑल टाइम्स। थैंक यू सर, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम जी। मोहित साहब, एक कमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक फरियान ने रेज किया कि जहाँ पे पीपल गेट डिफेंसिव। तो आई वाज लर्निंग, और करेक्ट मी अगर मेरी लर्निंग ठीक है कि नहीं है। वन ऑफ द थिंग्स मैंने एक्सपीरियंस भी किया, दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स लर्निंग, इज कि जनरली किसी भी कॉन्वर्सेशन में, स्पेशली रिलीजन के मामले में हो तो हम ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली किसी भी मामले में अगर कोई जरा डिफेंसिव हो जाता है तो उसकी एक वजह यूजुअली ये होती है कि हम उसका जो भी मॉडल है ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह से वो देख रहा है चीजों को, वो अप्रोच कर रहा है, दे फील कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उस मॉडल को। तो डिफेंस, वहां पर डिफेंसेस ऑन हो जाते हैं जनरली। और ये यूजुअली तभी हो रहा होता है कि जब हम किसी को असल में अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, हम जा रहे होते हैं वो हमारा मॉडल हमारे तरीके से, हमारे जाविये से चीजों को देखें, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। और वो जो इंक्वायरी के स्टेप्स हैं, अगर जेन्युइनली फॉलो किए जाएं, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस इज कि हम उनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं, राइट जिससे वो राइट डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट ही नहीं हो पाते, राइट। और वो दे ओपन अप, दे एक सेफ एनवायरनमेंट बन जाती है उनके लिए, जहां पे वो, क्योंकि एक एक कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बड़ा क्लियर होता है कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं उनको या वो मुझे कन्विंस कर लें। दिस इज एडवर्सेरियल नहीं है कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल ये बिल्कुल दोनों का बिल्कुल। इकट्ठे जर्नी है टुवर्ड्स द थर्ड डायरेक्शन। Right. That's a very important thing towards the third direction actually. Yani, it might actually improve my own, or review or completely alter my own. ये बहुत important है जी। जी, इनफैक्ट इफ आई शेयर अ पर्सनल example, so one of the things that really helped me and my wife
improve our relationship was कि हमने actually एक दिन बैठ के ये decide किया, and I'm very happy to say कि I proposed it, और thankfully she accepted it, कि मैंने उनसे कहा ये कि let's decide one thing आज, और हम एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहेंगे इस बात का। हमने डिसाइड ये करना है आज से कि हम किसी चीज पे अग्री करने को डिफॉल्ट सेटिंग नहीं कंसिडर करेंगे। वी विल अज्यूम कि हम मोस्ट चीजों में हमेशा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही रखेंगे। राइट। अग्रीमेंट इज गोइंग टू बी एन इवेंट। अगर हम अग्री कर गए किसी बात पे नेचुरली तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम डिसाइड करेंगे कि हाँ जी ये फैसला एक ऐसा है कि जिसके ऊपर अग्रीमेंट बड़ा जरूरी है। वरना द होल पॉइंट ऑफ टू पीपल लिविंग टुगेदर, वो मकसद ही फॉलो जाता है कि दोनों के जहन एग्जैक्टली जैसे हो गए, जो हो नहीं सकता। और दिस हैज रिमार्केबली इम्प्रूव्ड द रिलेशनशिप, कि जहां पे अजम्पशन इज कि मुझे मनवाना ही हर बात उनसे ना, इनफैक्ट डिसएग्रीमेंट को सेलिब्रेट करना है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग न्यू टू, इनफैक्ट रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये रिकग्निशन जो है कि इंसान जिस वक्त दो लोग साथ रहते हैं तो असल में उनकी बहुत सारी चीज़ों में एक राय होनी चाहिए, ये बात ठीक नहीं है, ये रिकग्निशन खुद इट्स रेवोल्यूशनरी। ट्रू एब्सोल्युटली। उसमें बहुत कुछ अब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश पैदा हो जाएगी और बहुत कुछ डेवलपमेंट की गुंजाइश ही पैदा हो जाएगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी। और कितने जब यूजुअली जब कोई रिलेशनशिप शुरू हो रहा होता है, भले वो नया दोस्त बन रहा हो या वो रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा हो, तो वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और पर्सनालिटीज होता है वही उसकी खूबसूरती का बायस बन रहा होता है। उसी को हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ देर के बाद वही हमारे लिए तौक बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो मोहब्बत हो रही होती है और फिर ये ख्वाहिश होती है, ये बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, बस ये चीज़ ठीक हो जाए तो वो जो है, जो असल में मोहब्बत है वो इस शख्सियत से नहीं है, वो उस शख्सियत से है कि जो इस शख्सियत का इमेज है मेरे ज़हन में। और जब वो उधर पहुंच जाएगा तो फिर ये शिकायत होगी मुझे कि अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। इसमें वो जो ग्लेयरिंग वैक्यूम्स हैं उसकी वजह से जिधर भी पहुंच जाएंगे आपको वैक्यूम्स में रहना पड़ेगा। देयर विल बी समथिंग मिसिंग इन लाइफ। इसको मान लें, इसको ना मानने के नतीजे में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स पैदा होनी है। एक छोटा सा कमेंट और ये भी था कि ये जो एक्सपीरियंसेस वाला मामला आपने जिक्र किया, ये भी बहुत एक रिमार्केबल एक्सपीरियंसेस जिंदगी में होते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को और स्ट्रेंथन कर देते हैं। पर्सनल एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शेयर करूं तो आई वाज बोर्न रेज्ड इन अ स्पेसिफिक सेक्ट ऑफ इस्लाम, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोगों में सराउंड कर दिया कि आई फाउंड माय वे आउट ऑफ इट। लेकिन जब तक मैं उस सेक्ट में बड़े स्ट्रांगली बिलीव कर रहा था तो बेतहाशा ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जिनको आप मिरेकल्स भी कह सकते हैं, जिनको बिल्कुल। और वो इतना स्ट्रेंथन कर देते हैं उस वक्त ईमान को कि लगता है कि अब तो कभी शेक नहीं हो सकता, मैंने तो यही चीज देख ली। बिल्कुल। लेकिन तब्दीली तभी आई जब मेरे एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को समहाउ ओवर टाइम बिकॉज ऑफ सम वेरी अमेजिंग पीपल मैं डिफेंड करना छोड़ के सोचना शुरू किया। तो वो उन एक्सपीरियंसेस का आंसर टू बी ऑनेस्ट आज भी नहीं है मेरे पास। आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम, राइट, बट इतना मुझे जरूर हो गया कि दे डिड नॉट मीन व्हाट आई यूज्ड टू थिंक दे मीन। क्वाइट राइट, बहुत अच्छी बात है। इररिलेवेंट भी हो गया, लेकिन राइट जी राइट। तो उसके लिए जरूरी वही है कि डिफेंड करना मैंने छोड़ा जब, और वो उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, उसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है कि जिन्होंने वो सेफ एनवायरनमेंट मेरे लिए क्रिएट कर दी कि जहां मैं खुद कंफर्टेबल हो गया अपने ही असम्पशंस और डिसीजंस और बिलीव्स को चैलेंज करने में। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रोसेस है जी, इसी को समझ सका हूँ मैं भी। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला हमेशा ये रास्ता इसी तरफ को गुजारे जी। जफर आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जब गुफ्तगू होती है ना इन सेशंस में तो बंदा बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा होता है। आज वाली गुफ्तगू ऐसी ही है कि जिसमें मैं बहुत ज्यादा चीजें, ये सारे पॉइंट्स सर अली हैं, आसिफ भाई हैं, मुस्करिया हैं, ये सारे पॉइंट ही बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा था।
मैंने ये पॉइंट लिखे हुए भी हैं, लेकिन उससे पहले आपकी गुफ्तगू में 2 सवाल पैदा हो गया, तो पहले मैं वो पूछ लेता हूँ। जी जी आपने आपने कहा कि असल में एक घर के अंदर मौजूद जब बच्चे पल रहे हैं तो वो डिफरेंट हैं, तो असल में उनकी जो परसेप्शन है वो उनको असल में बना रही है, उनकी जिंदगी या उनके जो तजुर्बात हैं। तो सवाल ये है सर, परसेप्शन कैसे बन रही है? वो भी तो तजुर्बात तजुर्बात से बन रही है। जी वो जो परसेप्शन है दूसरे को देखने की। इंटरनल तजर्बात, इंटरनल पोजीशन, आपकी परसेप्शन चीज़ों की चेंज हो जाती है। जिस वक्त आप मिसाल के तौर पर एक सबॉर्डिनेट की हैसियत से चीज़ें देख रहे होते हैं, आपकी परसेप्शन उन्हीं चीज़ों की चेंज हो जाती है जब आप एक बॉस, और भी चेंज हो जाती है जब आप एक ओनर, और भी चेंज होती है जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन जाते हैं। यानी ये जो सारी चीज़ है, ये उसकी पोजिशनल परसेप्शंस हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस, पिछले एक्सपीरियंस, यानी वो हमने जो अभी एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ी, आपको याद होगा, एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ी, मेंटल मॉडल्स पढ़े, तो मैंने ये बताया था ना कि हम जब एक इवेंट को अपने इन सारे फिल्टर्स के थ्रू निकाल कर एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें से एक चीज़ सीखते हैं, तो अब अगले इवेंट के लिए वो हमारा वो फिल्टर में शामिल हो जाती है बात। ठीक है, और ये दिस कॉन्टिन्यूज टू हैपन। मिसाल के तौर पर ये ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहली मर्तबा जब किसी ने कोई बात की तो अनलेस कि उसकी टोन बड़ी क्लियरली ये बता रही हो, ऐसा नहीं होगा कि आप ये समझें कि ये शायद सार्केस्टिक हो रहा है। लेकिन जब आपको पता चल गया कि ये सार्केस्टिक हो रहा था, तो अब आपने उस इवेंट में से ये एब्स्ट्रैक्ट कर दिया कि ये जो आदमी है ये सार्केज़म भी करता है और बड़ा सवियर करता है और इस तरह से करता है। अब वो जो आपकी वो जो शामिल हो गई है एब्स्ट्रैक्टिंग में, अब फिल्टर की हैसियत से, अब नई जो एब्स्ट्रैक्टिंग होगी वो इसके थ्रू हो रही होगी, और फिर शमूलियत होती जा रही है चीज़ों की, और वो अब उनके थ्रू एब्स्ट्रैक्टिंग हो रही है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी साइकिल है कि जिसको आप कह सकते हैं कि विशस या वर्चुअस साइकिल बन जाती है। अगर आपने बदगुमानी की करनी शुरू कर दी है तो बदगुमानी दर बदगुमानी दर बदगुमानी होती चली जाएगी। ठीक है जी, आप एक इवेंट को देखेंगे, उससे आपने कुछ नताइज अखज़ किए, अब अगला इवेंट, अब उन नताइज की अखज़ शुदा नताइज के अंदर से आप नताइज निकाल रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही एक बच्चे की परसेप्शन भी जो है, उसने पहले दिन क्या सोचा, किस तरह से देखा, उसके भाई ने उसको क्या कहा, उसकी बहन ने क्या कहा, उसने क्या चीज़ परसीव की, इट इज़, यानी यूँ समझ लें कि परसेप्शन के बनने में, एक इंसान की परसेप्शन के बनने में इतने ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि उसको आप फैदम ही नहीं कर सकते, उसको आप मेजर या लिमिट ही नहीं कर सकते कि ये हो जाता है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम ज़िंदगी में ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जिधर हम अपनी सारी ही परसेप्शंस को उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। यानी ये मैं इस तरह से देख रहा हूँ। यानी वो कैसे आते हैं? थ्रू इंटरेक्शन। ये देख के कि यार अच्छा दूसरा तो इस तरह नहीं देख रहा, क्या वजह है? मेरे लिए एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, उसके लिए नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न ओवर हियर? लेकिन ये जो तौफीक है ना जी, कि मैं इसके अंदर, ये जो अभी अभी आसिफ ने बात फरमाई थी ना कि बाइस्ड रहते हैं, नहीं, कुछ बाइसेस वो हैं कि जिनके अंदर से हम निकल नहीं सकते। ठीक है, निकल नहीं सकते, ये हमारी हम इनकैपेसिटेटेड होते हैं बाज बाइस। लेकिन कुछ बाइसेस ऐसे हैं कि जिनके बारे में यानी मिसाल के तौर पर एक चीज़ जो आप बचपन से मानते हैं और आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं आपको मिली, आप कोई आपस में से नहीं निकल सकेंगे, लेकिन नज़र आ रही हैं एक्सेप्शंस, लेकिन आप उस पर गौर करने को तैयार नहीं हो रहे। मैंने अभी, हमने वो जो मैंने मिसाल दी थी मेंटल पैटर्न्स को समझाने के अंदर, जो स्टीवन कवी ने भी मिसाल दी हुई है ना, कि आप बैठे हैं और उसके बाद एक आदमी आया और उसने वो तल्ला मार के बैठ गया और उसने उसने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा हुआ। तो ये सारा जो वाक़या हुआ है, वो जो एक्सपीरियंस हुआ है, उससे आपने ये डिराइव कर लिया कि ये आदमी जो है बेपरवाह है और इसको दूसरों की कोई फिक्र नहीं है। और इसके अंदर से हमें गलती पता चल गई जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। अब क्या होता है ये कि देर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट। एक ये कि यार ये मेरे अंदर क्या चला, और एक ये कि ओके दिस इज अ चांस, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं अपने अंदर के बिलीफ वहीं के वहीं छोड़ दूंगा, वो वहीं पर पड़े रहेंगे, वो एब्स्ट्रैक्टिंग सारी वहीं पे पड़ी रहेगी, वो मेरी सारी जिंदगी के तजर्बात वहीं पे खड़े रहेंगे, और मैं इस इवेंट को री इंटरप्रेट कर लूंगा। ठीक है, और एक ये है कि मैं इस इवेंट की बेसिस पर ये देखूं कि ओहो मेरे अंदर कितना कुछ गंद भरा हुआ है, कितनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको ठीक करने पे लग जाऊं।
तो ये जिंदगी के मौके हैं जो हमारे सामने आते रहेंगे। कुछ लोग इससे फायदा उठा लेंगे, कुछ नहीं उठाएंगे। तो ये जो बात है, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि परसेप्शंस बनती कैसे हैं। इसके ऊपर तो यूँ समझ लें कि किताबों की किताबें लिख दी गई, लेकिन हम फैदम नहीं कर सकते कि वो कितने फैक्टर्स होते हैं। इस वक्त की इमोशंस क्या हैं, इस वक्त के हमारे जज्बात क्या हैं, इससे हमारी परसेप्शंस इम्पैक्ट हो जाएंगी। मतलब असल काम जो है इस पूरी गुफ्तगू जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि मैंने कॉन्शियस होना है, असल में राइट, मैंने कॉन्शियस होना राइट। है। एवरी मोमेंट जो सिचुएशन आ रही है उसको बिल्कुल एक फ्रेश जो है एक्सपीरियंस के तौर पे, कितना बजाय मुश्किल काम इसके है, कि बहुत बहुत मुश्किल काम है सर, कितना बहुत मुश्किल मुश्किल काम काम है। है। लेकिन अब इसको कॉन्शियसली करना शुरू करें ना सर, इस पेन में थोड़ा सा मजा आना शुरू हो जाता है। मतलब सही, सही कह रहे मैं हैं। इसको थोड़ा सा फील करता हूँ कि, बल्कि मैं दोस्त को कह भी रहा था, उसी दोस्त को जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरी इस हवाले से। मैंने कहा यार इस पेन में किस महसूस होता है थोड़ा थोड़ा कि मजा भी आ रहा है। हम्म। कहता है ऐसे ही है, ऐसे टेस्ट बड हमने डेवलप करने होते हैं ना, तो इसी तरीके से हमने डेवलप करने होते हैं। तो सही दैट बात। इज इंटरेस्टिंग। उसकी वजह ऐसे ही ये है है, सर। ये जो मज़ा आ रहा होता है, इस तकलीफ में मज़ा आ रहा होता है, वो ये है कि ये ग्रोथ का प्रोसेस होता है। असल में आपको दिख रहा होता है कि जी ये ग्रोथ है। यानी मैं एक चीज़ को इतना क्लियरली मानता था कि उसके ऊपर भड़क के तो मैं दूसरे को रुस्वा कर दिया करता था, और इसके बाद हम्म मुझे पता चला कि ओहो, ये तो सब कुछ ही गलत था, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। ये जो हम्म, आहा मोमेंट्स होते हैं, वो जो आहा मोमेंट्स होते हैं, और क्योंकि वो आपकी मेहनत से नमूदार होती है, इसलिए उनमें पेन होती है, इसलिए वो चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यू यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव ग्रोन। जी। और फिर यहाँ एक और मसला भी हम डिस्कस करते हैं दोस्त, कि जब ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि खुदा की करम नवाजी से ये तौफीक मिली और हमने एफर्ट की अपनी तरफ से पूरी अपनी लिमिटेशंस के साथ, और इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो वहां सर एक और भी ईगो नमोदार होने के चांसेस हो जाते हैं कि नाउ वी आर बेटर ना, कि हम राइट। जो जो चीज हम, तो वो उसका एहसास भी साथ होता है, उसको भी देखना होता है। तो मैं दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा यार चारों तरफ से फंसे हुए हैं, मतलब खुद पे काम भी करना है, और इस काम की इम्प्रूवमेंट को देख करके खुद को माशाल्लाह। ऊपर होने से भी पीछे रखना है, मतलब वो आजिजी के फखर से भी बचना है, वाकई। उसके तकब्बुर से भी मतलब ये वाकई। चारों तरफ मतलब ये इस तरीके से चीजें हुई हैं। वाह वाह। तो वो आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया ना, चारों तरफ से फंसे हुए ये बात ठीक है, वाकई चारों तरफ से फंसे हुए हैं। यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से। जी बिल्कुल। कमाल है मतलब जी, एक तो कमाल है। एहसास हो जाना, ये ये हो गया, अब शुरू कर दी, अब आ रही है, तो फिर इससे फिर कुछ और खतरात पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं अगर क्यों कॉन्शियस नहीं हम। तो वो ये बिल्कुल चीजें भी सही। सारी हो रही है साथ साथ। लेकिन इस सारे सफर में अगर खुदा की रजा है, खुदा की मदद शामिल हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला ये सफर इंशाअल्लाह इंशाल्लाह, ताला इंशाल्लाह। ईमान के साथ में रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वाह वाह। ये क्या बात है। पूरी कन्वर्सेशन में 3 पॉइंट मैंने सर ये नोट किए, ये तीनों साहबान जो गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन हैव टू बी रिफ्लेक्टिव। जी। तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ सर इस दफा, अब बहुत ज्यादा जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो अपने इमोशंस के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर सोच रहा होता हूँ, बल्कि मैं बातों का ये कोशिश इस दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ खुदा की मदद से, कि मैं ये देख रहा होता हूँ कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और मैं उसको बॉडी लैंग्वेज के उस जो होते हैं वो उनको काउंट भी कर रहा होता हूँ, और मुझे याद होते हैं। मतलब इन साहिब के साथ में मिला, तो वो उन साहिब के साथ मिलते हुए मेरी फीलिंग्स कितनी दफा मिंगल हुई, मिक्स्ड हुई, इधर हुई उधर हुई, ये मैं कॉन्शियस रहा। इससे फायदा ये होता है कि असल में वो जो बंदा है, उस अगर वो नया है तो साफ जाहिर है कि फर्स्ट इंट्रैक्शन से कुछ इमेज तो बनता है पर्सनैलिटी का। तो अक्सर औकात मेरे साथ जो रहा है, हमेशा मेरे साथ मसला रहा है कि लोगों की बात करने से लोगों का इमेज बन जाना, इंसानों के साथ जो हो जाता है, फिर उस इमेज के साथ उसकी बात को सुनना। राइट, अब मैं पूरी राइट, राइट। कोशिश करता हूँ कि नहीं, इमेज को साइड पे रखते हैं, इसकी बात को सुनते हैं, ये बात हम्म। क्या कह रहा है, इसके लहजे को भी साइड पे रखते हैं, इसकी बात के अंदर क्या चीज है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। ये उस कोर्स की हेल्प से भी
बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। मुझे महसूस होता है कि अब थोड़ा से उसके ना जो ना सम्राट खुदा तआला दे रहे हैं, मतलब शुक्र मेरी अल्लाह का। पूरी फोकस कि वो बात जो कही जा रही है ना, मतलब मैं आपके अगर किसी को पसंद भी करता हूँ तो पसंदीदगी को साइड पे रख के बात सुनते हैं। राइट, अगर मैं किसी को नापसंद भी करता हूँ तो नापसंदीदगी को साइड पे रख के उसकी बात को सुनते हैं बिल्कुल और उसको देख, बिल्कुल। मतलब दोनों किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं ना, कि आप ताज्जुब मोहब्बत का भी है, नफरत का भी है, दोनों ही शामिल हाल करते हैं, वो दोनों बिल्कुल को साइड पे करके। तो ये एक तो बात बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे ख्याल में, ये सर बिल्कुल। आसिफ ने बात फीलिंग्स की बात की थी। हम्म, दूसरा उन्होंने कही थी कि जब क्वेश्चन हो जाए, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, ये मैं बड़ा मसला रहा है मेरे साथ पास्ट में, कि भाई आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग रियाजत जब आप प्रेजेंट करने लगे तो आगे से एक क्वेश्चन आ जाए और आप कहें ये क्या, ये तो पानी फिर गया, एक क्वेश्चन नहीं पानी फेर दिया सारी प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो बहुत ज्यादा वो हो जाता था। और ये मैं अभी गया था एक हफ्ता पहले लाहौर, तो वहाँ कुछ तलबा से एक ग्रुप था जिस यूनिवर्सिटी का, पख्तून तलबा थे, और उनके एक डिस्कशन में बैठने का मुझे मौका मिल गया। और डिस्कशन बहुत ही जबरदस्त थी, सियासत के ऊपर थी, मजहब के ऊपर थी। अ, और मैं भी उसमें शामिल रहा, बहुत कुछ सीखा। बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़हीन नौजवान थे सर, 2.5 घंटे की गुफ्तगू थी, शाइस्ता गुफ्तगू, गालम गलूच नहीं था। आखिर में मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी अपना शेयर करें, तो मैंने कहा कि यार मैं तो बड़ा तालिब इल्म महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपने आप को, कि जनूबी पंजाब के नौजवान मजहब और सियासत के हवाले से ये फहम नहीं रखते जो आप लोग रखते हैं। शायद तो उसकी वजह यह है कि आपको मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो चीजें पैदा भी कर दी हैं। लेकिन मैंने कहा मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत जबरदस्त है। मुझे एक चीज की कमी महसूस हुई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो ये है कि 2.5 घंटे की शाइस्ता इंटरेक्शन में गुफ्तगू नहीं हुई। हम्म, असल में आप हम सब लोगों ने कोशिश की है, दो ग्रुप थे सर, एक वो अलहदगी पसंद जो तहरीक के हैं, जो अलग होना चाहिए, हमें एक दूसरे के पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए, वो दलाइल स्ट्रॉन्ग, बहुत ही उनकी ग्रिप थी अपने मौजूआत के ऊपर। हम्म, तो मैंने कहा दोनों ग्रुप्स ने बेहतरीन दलाइल दिए हैं, बड़े रेफरेंसेस के साथ दिए हैं, लेकिन मुझे महसूस हुआ है कि हमने एक दूसरे के दलाइल को सुनने की कोशिश नहीं की, सुनाने की कोशिश की है। और उससे हुआ ये है कि अभी अब हम एंड कर रहे हैं, तो ये नतीजा ये निकला है कि हम कोई नतीजा नहीं निकला। अगली डिस्कशन ये इस पे होगी कि हमने फिर इस तरीके से करना है। तो मैंने कहा मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे ख्याल में ये फायदा हो सकता है कि आप अपने मौक़िफ़ पे रहें, दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि हम सबके मसाइल सेम है। मैं जनूबी पंजाब से हूँ, मैंने कहा हम मखदूमों के अंडर हैं, आप वडेरों के अंडर हैं, हर जगह मसाइल सेम है, सही बात है। लेकिन मसाइल सेम है हमारे। लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि जनूबी पंजाब का नौजवान, तो मैंने कहा कि वो बिल्कुल ही फारिग दिमाग में कहता हूँ, मतलब मैं जनूबी पंजाब से हूँ, मैंने कहा लेकिन आप ठीक, तो बड़े ज़हीन लोग हैं। मैंने कहा मसाइल हमारे सेम हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन मसाइल के हल के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन रखते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, राइट, समझने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन हल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बहुत बहरहाल अच्छा। सर वो आला जरफी कि उन्होंने कहा कि सर आपने बहुत ही दुरुस्त बात कही है, हमने तो दर्जनों ऐसी डिस्कशन की है, आज आपने आके बताया है कि ये तो डिस्कशन थी ही नहीं, ये तो हम्म, असल में हम बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। तो हम्म, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम गुफ्तगू करेंगे और इसके ऊपर, तो उस पर फिर वो माशाल्लाह। उन्होंने एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी बना ली, एक ग्रुप भी बना लिया, उसमें मुझे भी शामिल कर दिया। मैं तो वैसे ही गया हुआ था, मैं किसी को जानता भी नहीं था, एक दोस्त को मिलने गया हुआ था, तो वो वहाँ एक चीफ गेस्ट के तौर पे थे। तो ठीक, अब उन्हीं दोस्त जो आए हुए थे पख्तूनख्वा से, मैंने कहा आप लीड करें और हम एक दूसरे को गुफ्तगू करना सिखाएं। तो हम्म, इन नौजवानों को कितना पोटेंशियल है मैंने कहा इनके अंदर, लेकिन हम्म, देखें से ही शायद चला जाए, मतलब इसका कोई रिजल्ट ना निकले। तो द मेन पॉइंट इज, क्वेश्चन जो ही उठाया जा रहा था वो अग्रेसिव हो रहे थे और बस बात अपनी की जा रहे थे, बात किए जा रहे थे। तो बहरहाल ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब क्वेश्चन उठे तो सोचें भाई। मुझे राइट, मुझे अपॉर्चुनिटी अभी जब बात हो रही थी, तो मैं पास्ट के सारे मेरे वो वाकयात जहां मैंने अपनी नॉलेज झाड़ने की कोशिश की और हम्म, रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिया। हम्म, मतलब रिलेशनशिप अहम है, इंसानों के साथ बात ट्रू, चलती रहे और सीखने जारी रहे, ट्रू, इससे रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। दीदार दीदार
और कुछ पॉइंट थे बट मेरे ख्याल में मैंने टाइम ले लिया बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। 3 मिनट रह गए हैं हमारे पास। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं सर? ठीक है। अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि कभी-कभी आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, उसको तमाम चीज़ें क्लियर कर देते हो, लेकिन कुछ अरसे बाद वही दोबारा वही सिचुएशन फिर आ जाती है, आप फिर बड़ा पीसफुली उससे कन्वर्सेशन करते हो, फिर आप अपने आप को क्लियर करते हो, लेकिन वो सिचुएशन बार-बार अगर आए, तो आपको क्या हर दफ़ा अपने आप को क्लियर करना चाहिए, हर दफ़ा पहल करनी चाहिए, या उस मौके पे क्या करना चाहिए? नहीं, एक तो ये कि ये ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग? सर, वो जो कन्वर्सेशन मैंने की अब तक 2-3 दफ़ा हुई जिस बंदे से मेरी, तो वो थर्ड पार्टीज़ की बातों को ले आते थे, हत्ता कि वो थर्ड पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता था। उसको क्लियर किया, अगर थर्ड पार्टी से है तो उसको भी बीच में ले आओ, तो बात क्लियर कर लेते हैं। जी, तो वो फिर खत्म कर दी बात, मतलब डायरेक्ट कन्वर्सेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। अच्छा जी, कोई थर्ड पार्टी बता देती है कोई चीज़, चाहे वो आप जर्नल बात कर रहे हो, आई डोंट नो, वही बात होती है कि दूसरा बंदा उस बात को कैसे पहुँचाता है, आपने जर्नल भी किया हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो क्लियर हो जाती है, फिर वही सिचुएशन फिर हो जाती है। हुँ। तो मतलब वो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर बार-बार इंसान पलटता है तो है कि चलो, अगर कोई कोई नाराज़ है तो उसको कोई है, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, थर्ड पार्टीज़ से अगर मैं मुतासिर हो के तो अपने भाई के साथ अपने मामलात गड़बड़ करता रहूँगा, तो इसकी वजह एक ये होती है कि देयर इज़ समथिंग इन माय ओन हार्ट एज़ वेल, यानी आई एम विलिंग टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट माय ब्रदर, ठीक है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? जी, 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 सही। यानी वो जो उनको उनके जो मसले हैं, वो क्या है? वो कभी सोचा आपने, कभी डिटरमिन कर सकी हैं सर आप? मैंने उनसे पूछा, और बड़ा क्लियरली पूछा कि जो भी प्रॉब्लम है मुझे क्लियरली बताओ। हुँ, हुँ। तो उसमें एज़ सच बात नहीं निकली, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब बात क्या निकली, अगर मैं मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं, मतलब मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी अम्मी को कह रही हूँ, अम्मी ये बात मैंने आपको बताई है, लेकिन ये मेरे घर की है तो ये बात आगे ना हो। अब ठीक है, उन्होंने ये सेंटेंस लिया है तो इस पे वो बात को बना लेंगी कि ऐसी बात आपने अपनी अम्मी को की कि वो हमें ना बताएँ। आपने अपनी अम्मी को ऐसी बात क्यों कही? तो मैंने कहा इससे आपका क्या ताल्लुक है? मेरे घर की राइट, बात है, मैं अपनी माँ को बता रही हूँ और चाह रही हूँ कि ये बात आगे एक्सटेंडेड किसी भी फैमिली मेंबर को ना पता चले। इससे आपको और मेरा ताल्लुक का क्या? राइट। मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने तो उन्हें समझाया ये आपको? मैंने उन्हें समझाई ये सारी बात, तो नहीं, उन्होंने आगे से कहा कि उनको समझ में आई ये बात? सर ये अब मुझे नहीं पता, उस वक़्त तो वो चुप कर गई। अ, अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर की बातें तो हो जाती हैं ना, तो मैंने कहा मैं तो किसी से नहीं पूछती। अगर कोई आपके घर की बात कर भी देता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हूँ ना, आपके घर की कोई बात अगर मेरे से करता है। तो मैं तो नहीं कह रही कि मुझे सुनाओ। मतलब वो बहुत दफ़ा ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन वो हर दफ़ा ये पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है। मेरा तो ख्याल है वो इसमें तो आपने जो क्लैरिटी दी है वो, उस पर तो कोई बात, आपने बिल्कुल ठीक क्लैरिटी दे दी है, ख़त्म हो गई बात। ना तो आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है इस पे, ना आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है। इट इज़ माय फैमिलीज़ अफेयर एंड आई एम टॉकिंग टू माय मदर फॉर सर्टेन थिंग्स, देन व्हाई शुड आई पुट इट इन द न्यूज़पेपर? ये तो एक सिंपल सी हाँ, बात ही है ना। लेकिन इसी सर वो तरह के मसाइल मतलब होते हैं। हाँ, इसी तरह मतलब फॉर तो फिर वो एग्ज़ाम्पल उनकी अभी एक्सपेक्टेशन का मसला है, यानी वो उनकी एक्सपेक्टेशन का मसला है कि वो, उनका ये ख्याल है कि मैं, वो जिस जगह अपने आप को प्लेस कर रहे हैं वो उस जगह पे शायद हर एक की, हर रिलेशनशिप की एक लिमिट होती है ना जी, हम उसके लिए लिमिट सेट करते हैं, करने भी चाहिए। हर रिलेशनशिप की एक लिमिट सेट करनी चाहिए, बट द थिंग इज़ कि वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे शायद, बस सिंपली ये मसला है। अगर ये भी मसला है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो सर उसमें मतलब मुझे मतलब जैसा मुझे होता है कि मैं फिर पहल कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा जैसा रमज़ान आया है, तो खामख़ा की मतलब अल्लाह ताला कहता है कि सबसे मिल के रहो, तो राइट, मतलब मैं फिर कर लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मतलब हर दफ़ा फ़ज़ूल किस्म की बातों पे मैं हमेशा क्लियर भी करती हूँ।
मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, अगर कोई भी बात हो तो मैं ओपनली, मुझे उस चीज का कोई बुरा नहीं लगता कि इंसान सॉरी भी कह दे। राइट इंसान है, गलती करते भी रहेंगे, अगर राइट गलती होगी तो सॉरी कहने में कोई नहीं, लेकिन वो फिर सिचुएशन वापस आ जाती है, तो उस पे जिस कोई मैं बात अपने नहीं, हस्बैंड से बात करती हूँ, वो कहते आने हैं तुम दें। छोड़, नहीं वो नहीं, कहते हैं तुम छोड़े छोड़। नहीं, छोड़े नहीं। आपने बहुत प्यारी बात की है अभी कि आपको रमज़ान आया तो आपने अल्लाह ताला के लिए फिर से अप्रोच किया है। बिल्कुल इसमें आप व्हाई डू यू फील बैड अबाउट इट? अच्छा नहीं, किया है। मैं नहीं हाँ तो फील बैड। बस सही है फिर। मतलब देखिए, इस दुनिया वही बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा। हर रिलेशनशिप में, हर इंसान में, हर सिचुएशन में देर आर गोइंग टू बी वैक्यूम्स, बिकॉज दिस लाइफ इज अ टेस्ट। ये एक सिंपल सी 100% एप्लीकेबल बात है पूरी जिंदगी के ऊपर, पूरी जिंदगी के ऊपर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ हम एफर्ट कर रहे हैं इसकी हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ेंगी, इसकी हमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हमें मुश्किलात भी आएंगी, हमें तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइश है, आगाज़ से लेके अंजाम तक। इसके बाद जब आंख खुलेगी तो नताइज सामने आएंगे। तो हमें एफर्ट करनी है, ये जो इस रमज़ान की बरकतों से मज़ीद एफर्ट करनी है, इस रमज़ान की तरह से जिस तरह भूखे और प्यासे होते हुए हमें याद आ जाएगा कि ये हमने अल्लाह के लिए छोड़ा हुआ है, इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़नी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के लिए करनी भी हैं। और उसकी कुछ कॉस्ट्स हैं, कुछ इमोशनल कॉस्ट्स हैं, कुछ पेन्स हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं जिनके साथ हमें गुजरना पड़ेगा, तो गुजरेंगे। इसलिए उनकी ज़िंदगी आजमाइश है, ये थ्रू एंड थ्रू एफर्ट है। बस इस जगह पे खड़े हो जाए, हमने अपना बेहतरीन करते जाना है, और दूसरे ने क्या करना है, वो अपने अमल लेके खुदा के हुजूर में पेश हो जाएगा, मैं अपने अमल लेके खुदा के हुजूर में पेश हो जाऊंगा। मैं उसके लिए भी दुआ करूंगा, उसके लिए भी एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करूंगा कि नहीं, हमें अपनी डायरेक्शन अल्लाह की तरफ फेरनी है। यही तो रमज़ान का सही। पैगाम है, असल में ये है रमज़ान का पैगाम, अपनी डायरेक्शंस को खुदा की तरफ फेरना है। यानी जिस तरह जी। से दुनिया जानती हो ना जानती हो, लोग बाहर बैठ के खाएं पिए जो मर्जी करें, मेरा रोज़ा को मेरे शक्ल पे नहीं लिखा हुआ, मेरी 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 माथे पे नहीं मैं चस्पा करके जाता कि रोज़े से हूँ। ठीक है, मेरे अंदर की चीज़ है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग खा रहे होते हैं, मैं नहीं खा रहा होता, तो वाई वुड पीपल नो? मेरा रब मुझे जानता है, मैंने जो कुछ करना है खुदा के लिए करना है। ये एक बड़ा मेजर पैगाम है रमज़ान का। तो इसको, इस पैगाम को हासिल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो है ये खुद एक सेटिस्फेक्शन बनती जाएगी कि मैंने हर हाल में शिकायत भी नहीं पैदा कर, क्यों शिकायत पैदा करनी है, ये तो मैंने अल्लाह के लिए किया है। इसके बाद बिल्कुल कोई भी चीज़ जो है वो अगर आड़े आ रही है तो ये मेरे लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटी है कि ये दिल के अंदर से ये ख्यालात भी निकलने शुरू हो जाएं, ये एक्सपेक्टेशन भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएं, दैट पीपल शुड एक्नॉलेज, फॉर इंस्टेंस वाई it would be enough that God acknowledges। जब सही। हिसाब किताब सामने आए तो पता चले कि सभी कुछ लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी कुछ लिखा हुआ है, ओ माय गॉड। दोनों ही सूरतें पैदा हो सकती है ना। तो सर, इस सिचुएशन में आपका क्या ख्याल है कि बार बार कन्वर्सेशन उस कॉन्फ्लिक्ट पे करनी चाहिए, नहीं पूछना नहीं, चाहिए कि बस क्यों खत्म कर करना? दे उस बात को? हाँ। आप इग्नोर कर दें, देखें आपको पता चल गया कि ये इनको इस तरह की चीज़ें भी तंग करती हैं, सही। आपको फिर पूछें, फिर बता दें कि जी ये मेरे कुछ मामलात ज़ाती हैं जो मैं चाहती हूँ कि वालदा के साथ तो मैं शेयर कर देती हूँ, कुछ हो सकता है उनके साथ भी ना करूँ, तो इसमें क्या सही। प्रॉब्लम है? यानी वाई डू वी एक्सपेक्ट कि मैं एक चीज़ जो है, जो मैं अपनी एक भाई से शेयर करता हूँ, वो सारे लाजमन अपने बहन भाई बाकियों से भी शेयर करूँ? नहीं, हर एक के साथ अपना एक मेरा 1-to-1 ताल्लुक है ना। यानी ऐसा नहीं है कि 3 भाई हैं और मेरा ताल्लुक है उनसे, नहीं, 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हमारी ताल्लुकात बिल्कुल इंडिविजुअली, मतलब वी डोंट डील विद ब्रदर्स, वी डील विद ईच इंडिविजुअल ब्रदर। सही। जिंदगी तो इस ठीक। तरह चलती है ना। यानी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो एज अ ग्रुप भी मेरे से बात करते हैं, एज इंडिविजुअल भी बात करते हैं, हमारा हर एक के साथ अपना इंडिविजुअल ताल्लुक है। कुछ चीज़ों के बारे में हम ये कह सकते हैं किसी से बेतकल्लुफ़ी के साथ कि नहीं, इस पर अभी बात नहीं करेंगे, आइंदा देख लेंगे। कुछ लोगों के साथ तब फॉर्मल रहेगा। सो व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट दैट? ठीक। ठीक। ठीक थैंक यू है जी, सर। राइट जी, बहुत शुक्रिया जी। राइट जी,
आप सब लोगों को इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह खैरियत रखे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी।